नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। आज के हमारे बिग न्यूज सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं, क्या चाइना दुनिया पर राज करेगा अब? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे किए अपने 100 साल। चाइना, तालिबान और पाकिस्तान संबंध साउथ एशिया को किस ओर ले जाएंगे, और सबसे अहम, भारत इन सब के बीच अपना वर्चस्व किस तरह से रखेगा? इसी तरह के तमाम सवालात पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एंड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे दिन की मशरूफियत के बाद भी आप आखिरकार सुबह के 3 बजे अपने दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। ये बहुत मैसेज कम्युनिकेट करता है कि भारतीय किस तरह से जद्दोजहद से अपने देश के मुस्तकबिल को ऊंचा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आज यही है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने 100 साल पूरे कर लिए हैं और पूरी दुनिया में, पूरे चाइना में एक तरह से जश्न का माहौल है, और उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज भी कम्युनिकेट किया है कि क्या आने वाले वक्त में चाइना अमेरिका की जगह दुनिया पे रूल करेगा? डॉक्टर साहब, देखिए, 100 इयर्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं और चाइना, एक बात सही है कि मैसेजिंग देने में बहुत अच्छा है, विशेषकर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और एक तरह से सबके जख्मों पर नमक छिड़का है, क्योंकि किसी ने मास्क नहीं पहना था, उसमें ये दिखा दिया उन्होंने कि एवरीबडी इज स्टक विद कोविड, पीपल आर डाइंग। अभी इंडोनेशिया में जब हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। तो चाइना ने ये दिखा दिया कि हम इन सब चीजों से निकल चुके हैं एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। लेकिन बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ छुपाया, और जो दिखाया है उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जितना भी अच्छा हुआ, चाहे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, जो करोड़ों लोगों को एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकाला, और जो चीनियों में एक तरह से चीनियों को जो ओपीएम का गुलाम बना लिया था उस समय साम्राज्यवादी शक्तियों ने, उससे बाहर हुए। इन सब चीजों को तो उन्होंने ओन किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें छुपाई भी हैं। बहुत बड़ी चीजें उन्होंने छुपाई कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने किस प्रकार से अपने देश का एक्सपांशन किया और दूसरों की टेरिटरीज, मतलब आप ये कह सकते हो आधे से ज्यादा जो चीन है वो कब्जाया हुआ है, चाहे वह तिब्बत की भूमि हो, शिनजियांग हो, मंचूरिया हो, निया मंगोलिया हो, ये सब अवैध कब्जे किए गए हैं। फिर उसने यह छुपाया कि किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन होता है, व्यक्ति एक दूसरे से बात करने में घबराता है, कोई भी मानव अधिकार नहीं है। फिर उसने यह भी छुपाया कि तिब्बत जो है आज के समय दुनिया की सबसे ज्यादा, आप कह सकते हो, रिस्ट्रिक्टिव एरियाज में से है। शिनजियांग दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं पर यदि अत्याचार होता है, दमन होता है माइनॉरिटीज का, तो वो शिनजियांग है। फिर उन्होंने ये भी छुपाया यदि कहीं पर आज के समय किसी बोली का जीनोसाइड हो रहा है, लैंग्वेज का, तो वो निया मंगोलिया है, जिसमें मंगोल भाषा को पूरा जीनोसाइड किया जा रहा है, इस तरह से लोग प्रदर्शन करते हैं। फिर उन्होंने यह भी छुपाया कि उन्होंने 2047 तक के जो वन कंट्री टू सिस्टम की प्रॉमिस किया था हांगकांग में, उसको अपने पैरों के तले रौंद दिया। फिर उन्होंने यह भी छुपाया है कि किस प्रकार से चाइना जो है वह अपने सोल्जर्स जो मरते हैं उसके नंबर भी छुपाता है। आज तक 1962 में कितने चीनी मारे गए, 1967 की युद्ध में कितने मारे गए, वो कोई बताता नहीं है, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि गलवान में कितने मारे गए, यूएस कहता है कि 43 और रशिया कहता है 45 से 47 हमारे सैनिकों ने मारे चीनियों को। उसके नंबर और नाम तक नहीं आते, कुल 5 नाम उन्होंने दिखाए। तो बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ छुपाया, अच्छा अच्छा ओन किया। टाइमिन स्क्वायर का नाम नहीं लिया कि किस प्रकार से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो अपनी सेना को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहती है, उस लिबरेशन आर्मी के राइफल्स उन्हीं लोगों के ऊपर कर दी गई थी जब वे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किए थे। उन्होंने यह भी छुपाया कि दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास सेना है, दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके पास फौज है, और फौज जो है वह स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट करती, स्टेट को नहीं रिपोर्ट करती है, बल्कि वो एक पार्टी को करती है। उन्होंने यह भी छुपाया कि वहां पर उन्होंने जो 2015 के जो आर्मी रिफॉर्म्स किए उसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑफिसर की भी नियुक्ति की हर बटालियन के अंदर, जो किसका प्रमोशन होना है, किसका क्या होना है, 50% पॉइंट उसके हाथ में होते हैं, 50% मिलिट्री लीडरशिप के पास होते हैं। तो बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ दिखाया है, अच्छा अच्छा दिखाया है, कड़वा कड़वा थूक दिया गया है। लेकिन आपका जो दूसरा क्वेश्चन है
वह मौजूद है कि क्या चीन रूल करेगा दुनिया पर। और मैं दुख के साथ मैं ये कहता हूं कि चीन आगे बढ़ रहा है, और चाइना जो कहता है ना कि अपने आप को, इनका एक विजन है कि सेंट्रल किंगडम, दुनिया की मध्य की जो किंगडम हो वो चीन हो, बाकी सब सैटेलाइट स्टेट्स की तरह, जैसे सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लेनेट के आसपास घूमते हैं, ऐसे सेंट्रल किंगडम के आसपास सब देश घूमे, उसको आगे करता जा रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, चाहे वो मेरी बात नकारात्मक लगेगी, मैं कहता हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है कि आज चीन इतना आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि एक 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में एक नक्शों की ड्राइंग बनाएं। आप ये देखेंगे कि अफ्रीका ईस्ट से वेस्ट तक, अब तंजानिया का पोर्ट भी जो है वो भी उसके हाथ में आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट तक पूरा अफ्रीका जो है वो उसमें चीनी निवेश है। फिर आप ये देखिए कि 100 के आसपास, 90-100 के आसपास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर कंट्रीज आ रही हैं। और अब जो देखिए, कोई भी देश होता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका नेबरहुड कैसा है। अब आप शुरू कीजिए कि अफगानिस्तान से शुरू कीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अब इसमें 2 कंट्रीज जो है बड़े बड़े, पाकिस्तान तो पहले से ही उसका बिल्कुल गोद में बैठा हुआ था, उसका क्लाइंट स्टेट बन चुका था, लेकिन अफगानिस्तान जो है आज के समय पूरी तरह से जाने वाला है चीन की गोद में। इतना जाने वाला है कि यू कैन यूज द टर्म कि अब तालिबान और चाइना एक पेट में से 2 मुंह निकल रहे हैं। आप ये उसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि एक मुंह जो है पेट में से निकलती हुई गर्दन जो है वो तालिबान की है, और दूसरी गर्दन जो है वो चाइना की है, शी जिनपिंग की है। तो इतने हैंड इन ग्लोव चल रहे हैं। तो एक पूरा इतना बड़ा लैंड जो पूरा सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है वो उनके पास आ रहा है। फिर उससे लगा हुआ कौन से कंट्री है, वो ईरान है। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा लगा कर, देखिए ईरान को आप देखिए, ईरान कभी भी, इट्स अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन लाइक इंडिया, और इट्स अ प्राउड सिविलाइजेशन लाइक वी इंडियंस। तो वे कभी भी अपने सोवर्जिनिटी किसी को देते नहीं है, ईरानी कभी भी नहीं दी उन्होंने। लेकिन जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाई, देखिए आप क्यों चाहते हो कि हर कोई आपकी तरह की डेमोक्रेसी को फॉलो करे, आपके रूल्स को फॉलो करे? नहीं होता ऐसा। उसकी वजह से यह हुआ कि, और अभी जो हालात बन रहे हैं जिस प्रकार से, पूरा के पूरा ईरान जो है वो क्लाइंट स्टेट या कॉलोनी बन गया है, बनने जा रहा है चाइना की। क्योंकि अब दिख नहीं रहा जिस प्रकार से इराक में रोज अमेरिकी बेसिस, अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक होते हैं, चाहे ड्रोन हमले हों, चाहे रॉकेट हमले हों, और कहीं ना कहीं एक वहां पर भी कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर भी नहीं कहेंगे, सेमी हॉट वॉर की स्थिति है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जेसी पोवा जो है वो इतनी इजीली हो पाएगी, जिसको ईरानी परमाणु संधि कहते हैं। जब वो नहीं होती है तो सैंक्शन बने रहेंगे, और सैंक्शन बने रहेंगे तो ईरान को यदि अपने लोगों के पेट भरने हैं, देखिए ईरान में भी मीडिया स्वतंत्र इतना नहीं है। आपको ईरान के जो विजुअल्स आते हैं ना, वो इंटीरियर के नहीं आते कि क्या हालात है। इतने सीवियर सैंक्शन से इतना ज्यादा रिसेशन है, और मुद्रा बिल्कुल गिर चुकी है। तो जो चाइना ने उसके साथ 25 साल की डील की है कि 25 साल में 400 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करेगा, तो 400 बिलियन डॉलर मासिव अमाउंट है। और उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर उसके ऑयल एंड गैस का काम है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, और साथ में डिफेंस एंड इंटेलिजेंस भी दिया है उसमें। अब देखो, बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव में ईरान आता है। अब चाइनीज जो पीएलए है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जहां पर भी उनका इंटरेस्ट होता है वहां पर पीएलए एक्टिवेट हो सकता है। यदि उनकी जान को खतरा हो, या उनके इन्वेस्टमेंट को खतरा हो, या उनके वर्कर्स को खतरा हो, तो पीएलए एक्टिवेट सकता है। और जब डिफेंस टाइज किसी कंट्री के साथ बनते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मिलिट्री एक्सचेंजेस भी करेंगे। तो अब आप शुरुआत करो, पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आया ईरान। अब ईरान से लगा हुआ जो पूरे के पूरे ईरान और अफगानिस्तान से सीएसटीओ के जितने भी स्तान, जिसको अमेरिकन कहते हैं ना स्तान, जो एक्स सोवियत संघ के देश थे, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबीजान, ये जितने भी स्तान हैं,
ये स्टांस आते हैं, और ये स्टांस जो है ये CSTO का अंतर्गत आते हैं। CSTO किसका है, कौन हेड करता है? CSTO इज बीइंग हेडेड बाय रशिया। रशिया अगेन अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से, रशिया के ऊपर इतने ज्यादा काटसा के सैंक्शंस है कि वो मजबूरन चाइना के पास जा रहा है। तो फिर ये एक और बड़ा बेल्ट बनता है, नाउ एक्सटेंडेड अप टिल सीरिया। तो एक तरफ ये सीरिया आया, दूसरी तरफ आप ईरान से ही निकलते हैं तो फिर आता है इराक। इराक की पार्लियामेंट ने बाकायदा इस बात का बिल पास किया है कि अमेरिकन मस्ट लीव द कंट्री बट दे आर नॉट लीविंग। तो वहां पर स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, आज नहीं तो कल निकलना होगा। और सद्दाम हुसैन के होते हुए ये था कि ईरान का इन्फ्लुएंस नहीं था इराक पे, लेकिन सद्दाम हुसैन को टॉपल किया अमेरिका ने, गलती करी। सद्दाम हुसैन फाइनली वॉट एवर ही वॉज not under influence of Saudi Arabia, nor under influence of Iran। तो वो बहुत एक न्यूट्रल था, अपनी कंट्री में रूल कर रहा, उसको टॉपल किया। अब जो इराक में सरकार है, आप ये समझिए ना कि वो पूरी इन्फ्लुएंस में रहती है ईरान के। तो फिर आप ईरान से चलो इराक, वह पूरा का पूरा इतना बड़ा क्षेत्रफल बन गया। नीचे आओ और तो फिर वो लेबनान वाला जो एरिया आता है सीरिया के नीचे, वह जो है वो पूरी तरह से ईरान इन्फ्लुएंस है। तो ईरान का जाना मतलब 5 से 7 कंट्रीज का पूरा बेल्ट मिल जाना चाइना को। तो आप ये देखिए ना कि हु इज रिस्पांसिबल। सद्दाम हुसैन तो किसने गिराया, अफगानिस्तान से बेशर्मी की तरह किसने एग्जिट किया? इस तरह से एग्जिट करते हैं क्या? क्या हार गए आप? तो जो हारते भी तो तरीके से एग्जिट करते हैं। जिस तरह से आप एकदम से रातों रात एग्जिट कर रहे हो, ये तो बेईमानी है। जो लोग आपके साथ खड़े थे, आप उनको छोड़ के जा रहे हो। पूरी की पूरी बगराम एयरबेस, जिसको आप बिल्कुल आपके गर्व की निशानी बना के रखे थे, किस तरह से आप उसको छोड़ के गए। तो जब ऐसा यूनाइटेड स्टेट करेगा तो डेफिनेटली चाइना को लेवरेज मिलेगा। आप चाइना के सामने खड़ा को नहीं, हिंदुस्तान के अलावा। ये लोग कुछ भी कहते रहे, इनकी प्रेस कुछ भी कहती रहे, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? और आप देखना कि चाइना जो है अफगानिस्तान से कमा के निकलेगा पूरे मिनरल्स। अभी भी जो है ना, ईरान के पास की जो बॉर्डर वाला एरिया जो तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है, तुर्कमेनिस्तान के पास का जो एरिया है वो कब्जे में ले लिया है। इट इज ऑल मिनरल रिच एरिया जो भी कब्जे में है। और अशरफ घनी के पास 15% अफगानिस्तान है एंड ही इज द प्रेसिडेंट। तो उसको उसकी अशरफ घनी की ऐसी स्थिति करने के पीछे कौन है? अमेरिका है। तो यदि अमेरिका इस प्रकार से डील करता है कंट्रीज को, तो वो तो एक तरह से आप जिसको कहते हैं प्लेट में सर्व करके दे रहा है बहुत सारे देशों को, चाइना को, कि चाइना आए, निवेश करे। और निवेश आप देखिए ना, आप अभी क्या नाम है उसका, शाहिल नाम है क्या तालिबान का स्पोक्स पर्सन का, मैं पढ़ रहा था शायद उसमें था वॉल स्ट्रीट जनरल में। वॉल स्ट्रीट जनरल में उसने एग्जैक्टली वर्ड क्या थे कि अफगानिस्तान तालिबान नाउ ऑन चाइनाज बॉर्डर सीक्स टू रीएश्योर बीजिंग। अब वो तालिबान रीएश्योर कर रहा है बीजिंग को कि आप आओ यहाँ निवेश करो। मतलब एक तरह से मैं बहुत दिन पहले भी आपको कहा था, शायद आप ही को कहा था मैंने, कि अफगानिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनेगा और सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को वहां एक्सटेंड करेंगे। और वो चलेगा इसलिए क्योंकि ये होगा तालिबान को विश्वास में लेकर, तालिबान उसको सिक्योरिटी देगा। आप सोचिए ना कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान चाइनीज वर्कर्स को, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो एक बुलेट फायर किए बिना वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाएगा। एक बुलेट फायर किए बिना, एक लाइफ को अभी तक गवाए बिना, जो कि अमेरिकन ने, दूसरे नेटो ने किया, वह पूरा मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट करेगा, आसपास के एरिया में उसको ट्रेड भी करेगा, सेंट्रल एशिया तक ले जाएगा। अब देखिए किस तरफ जा रही हैं चीजें। हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स? दिस मैस इज बीइंग क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैं बोलता हूं कि फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। ये फॉरेन पॉलिसी जो यूनाइटेड स्टेट्स की चल रही है, दिस इज गोइंग टू बूमरैंग, दिस इज गोइंग टू बूमरैंग सीवियरली। सबसे पहले तो रशिया को उन्होंने जितना पुश किया है काटसा लगा लगा कर, और इतने सारे कंट्रीज में जिस प्रकार के बेवकूफियों के काम किए हैं, तो इन्होंने तो चाइना को सर्व कर दिया ना इतने सारे देश को। अब उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। और पिछले एपिसोड में जब हम लोगों ने बात की थी तब भी आपने यही वाली बात कही थी, और वो हूबहू क्लियर होती नजर आ रही हैं। क्योंकि लास्ट वीक जब आपने शो किया था तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपने कहा था कि तालिबान के थ्रू वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव चाइना लेगा, लेकिन तब तक ऑफिशियली तालिबान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था। लेकिन आप देखिए आज वो बयान भी आ गया है कि वो बिल्कुल चाइना को वेलकम भी कर रहे हैं, न केवल इन्वेस्टमेंट के लिए, वो चाहते हैं कि कोई सुपर पावर आए इस चीज के लिए। अब भारत जाएगा नहीं। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, उसका क्या होगा, उसका क्या भविष्य है अब?
देखो एक बात है, भारत के पास सॉफ्ट पावर है। सबसे बड़ी चीज एक आम अफगानी जो है भारत को पसंद करता है, प्यार करता है। और भारत की डिप्लोमेसी को आप ये देखिए कि हमारे रशिया से भी बहुत अच्छे संबंध है। तो हमारे जो कहीं ना कहीं हित हैं वह कुछ हद तक सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया हमने। 2-3 बिलियन यूएस डॉलर का इतने वर्षों में किया है। और हमने उसकी वजह से अपना सॉफ्ट पावर भी बनाया है। 2-3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट तो हम बहुत सारे जो मिशन चलाते हैं दूसरी कंट्रीज में वहां करते हैं। लेकिन भारत ने जो बड़े सही तरह से किया है, अभी आप देखिए जयशंकर जी रशिया गए तो रशिया के तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि रशिया जो है ना आज के समय वह तालिबान का काफी क्लोज है। आप देखिए कि जो पीस टॉक्स थी दो परस्पर चल रही थी, एक दोहा पीस टॉक चल रही थी, एक मॉस्को पीस टॉक चल रही थी। फिर तालिबान ने भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मॉस्को में जाके की है कि हमने हमारे पास अभी 85% क्षेत्रफल जो है वह कब्जे में है। तो रशिया इज अ रिलायबल पार्टनर। तो हम रशिया के माध्यम से भी जो हमारे हित हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। और हमारे मूल हित क्या है कि वहां हमारे खिलाफ आतंकवाद नहीं पनपे, सबसे बड़ी चीज वो है। तो उस चीज के लिए तो रशिया हमको बहुत हद तक गारंटी दे सकता है। डॉक्टर साहब, पिछले जब हमने वो डिस्कशन किया था तो उस पर एक कमेंट आया था, मैं कमेंट जरूर आपसे साझा करना चाहूंगी कि जी तालिबान के जी पर जब हम जी। बात कर रहे थे तो कमेंट, मुझे नहीं पता वो कहाँ से था, क्या था। दो कमेंट थे। पहला कमेंट ये था, तालिबान जिंदाबाद। दूसरा कमेंट ये था, तालिबान अब पश्तून आतंकियों को लेके कश्मीर में पहुंचेगा। इस तरह के कमेंट, देखो चाहे वो सोशल मीडिया का ही एक वो हो, लेकिन क्या इस सोशल तरह के कमेंट्स को सीरियस लिया जाता है डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए एक बात है कि जो मुझे देख कर लग रहा है, अभी मैं इस पे कुछ भी निश्चित नहीं बोल सकूंगा, लेकिन ये जो तालिबान है आज का, हालांकि ये विश्वास के काबिल लोग बिल्कुल भी नहीं है, ना विश्वास कर सकते हैं तालिबान के ऊपर। लेकिन ये पॉलिटिकल तालिबान है बहुत हद तक। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज कि ये दोहा में भी रह के आया, ये मॉस्को में भी जा रहा है। तो ये पहले वाला जो सीमित एरिया में बिना एक्सपोजर के था, तो वो खुल के इस प्रकार की जो हल्की एक्टिविटीज होती है उसमें इंडल्ज हो जाता था। अब मुझे लगता है कि यदि इतना दुनिया के सामने फेस कर रहे हैं, दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा भी है ये चीज। हालांकि मैं कहता हूं कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे ये लगता कि वो पूरी तरह से, अभी भी वो पाकिस्तान के हाथ में तो रहेंगे आईएसआई के, लेकिन अब वो उस प्रकार से पाकिस्तान के ऑर्डर नहीं मानेंगे जैसे पहले माना करते थे। क्योंकि अब उनके पास मॉस्को भी है, उनके पास अब बीजिंग भी है, अब उनके पास दूसरे भी अल्टरनेटिव्स है। पहले अल्टरनेटिव नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि वे कश्मीर वगैरह, कश्मीर इज एंड ऑफ स्टोरी, बात खत्म। कश्मीर के विषय में कोई ज्यादा बात नहीं करता। जो भी होती है लिप सर्विसिंग होती है। कश्मीर इज अ डन थिंग, भूल जाओ उसको, कुछ नहीं होना है। तो क्या हम इस तालिबान को इस तरह से देख सकते हैं डॉक्टर साहब, जब लास्ट टाइम तालिबान रूल कर रहा था अफगानिस्तान में तो थोड़ा सा नैरो भी था, थोड़ी कट्टरता भी थी, वो सारी चीजें थी, लेकिन अब उसके पास विश्व मंच खड़ा है तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूती की तरफ वो ध्यान देंगे ताकि ज्यादा लंबे समय तक वो अपने पैर जमाए रखे अफगानिस्तान में, एक तरह से अपनी सियासत को ऑफिशियली कर सके। पिछली बार तो सिर्फ कतर और पाकिस्तान, दो मुल्कों ने ही उनको एक तरह से आधिकारिक अप्रूवल दिया था। तो क्या ये उनकी फॉरेन पॉलिसी भी इस तरह से रूप लेगी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि वो पॉलिटिकल तालिबान हो सकता है, यानी कि एक बेहतर रूलिंग की तरफ जा सकता है वो? टू अर्ली टू से बनू, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी होगा इतना पहले ऐसा नहीं होगा। लेकिन मूल चरित्र परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन ऑप्टिक्स में परिवर्तन हो सकता है। ऑप्टिक्स पहले से अलग अलग होंगे शायद। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वो बाहरी आवरण एक तरह से वो ले सकते हैं कि क्योंकि उन्हें दुनिया के अलग अलग मुल्कों से एक तरह से समर्थन भी चाहिए, सहयोग भी चाहिएगा, क्योंकि अच्छा, मैं एक मूल प्रश्न और पूछता हूँ कि पिछली बार किन कंट्रीज ने, आप बताओ मुझे, किन कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था तालिबान की गवर्नमेंट को? कतर और पाकिस्तान दोनों ही कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा। सऊदी अरब, नहीं, यूनाइटेड उनका अरब नहीं, एमिरेट्स, नहीं था सर। यूएई। तीन कंट्रीज ने किया था, यूएई, सऊदी और पाकिस्तान।
अब ये तीनों जो थे, हम्म। देखो यूएई एंड सऊदी अरब आर even today and even that time they were the client states of United States. फिर क्यों किया? This is a very big question mark. And that time Pakistan was also a client state of US. बिल्कुल, आपने ये तो आपने उस बात पर क्वेश्चन मार्क लगा मैं दिया। ओपन फोरम में ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, और मैं जो व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा टिप्पणी करें, इस पर कमेंट करें कि आपकी क्या सोच है कि क्लाइंट स्टेट्स ने क्यों किया। अब लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के अगर आज के संबंधों की बात करो तो एक बार फिर से पटरी पर आने की कोशिश तो कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखो नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि अमेरिकन चाहेंगे, और पाकिस्तानी एलिट का भी एक सेक्शन चाहेगा, उनकी आर्म फोर्सेस का भी एक सेक्शन चाहेगा, लेकिन चाइना की इतनी घुसपैठ हो चुकी है अब, इतना उसका उसका डेप्थ हो चुका है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो चुके हैं कि चाइना वोंट अलाउ पाकिस्तान टू डू दैट। और शायद इसीलिए बीच में जो चाइनीज मीडिया पर उसने कहा था इमरान खान ने कि यूएस उन पर प्रेशर डाल रहा है कि चाइना से दूर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये है कि उस पर प्रेशर तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा, क्योंकि जब चाइना ग्रिप बनाता है किसी के ऊपर तो वो ग्रिप बहुत उसकी सख्त होती है, जैसे ऑक्टोपस किसी को जकड़ता है ना, वो वैसा जकड़ लेता है, तो वो जकड़न में आ चुका है। तो इसके पीछे क्या हम पैसे का खेल मान सकते हैं डॉक्टर साहब? डेफिनेटली पैसे का खेल है, और कितने लोग कितने कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, यू नेवर नो। इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के खिलाफ लिप सर्विस ज्यादा हो रही है, चाइना के खिलाफ एक्शन तो एक भी नहीं हुआ है। बिल्कुल अब आप सही। ये सोचो कि यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग चाइना से कॉम्प्रोमाइज है, आप सोच लो इसको। बिल्कुल आपने सही कहा कि बस ये है कि लेट बोलने मी के टेल यू वन थिंग, डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद चाइना। इसी वजह से उन्हें सत्ता से जाना पड़ा डॉक्टर साहब, ये भी एक वो है जो भी कि हो, जब मैं जी आई एम नॉट गोइंग, वो उनकी देखो, फाइनली अमेरिका इज अवर गुड फ्रेंड, कंट्री फ्रेंडली नेशन, तो किसी भी फ्रेंडली नेशन के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम क्यों इंटरवीन करें कि उनकी डोमेस्टिक डेमोक्रेसी में क्या हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट हैंड इन ग्लोव और कॉम्प्रोमाइज विद चाइना। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि एक तरफ तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इस तरह के खुलासे हो रहे हैं जो चाइना का एक दूसरा रूप दे रहे हैं, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ आप देखो, किसी भी बिजनेस हाउसेस को, किसी भी ट्रेड को या उनको अमेरिका ने चाइना से खत्म नहीं किया अपना, वो बदस्तूर जारी रहे हैं, भले ही उनका वर्बली कितना ही कुछ भी रहा हो। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब चाइना अब अफगानिस्तान में ऑफिशियली दिखता है कि वो एंटर कर जाएगा, पूरी तरह से कर जाएगा, अब वो फाइनेंस का हो बिल्कुल कर चाहे, और जाएगा। फाइनेंस के साथ साथ वो बाकी चीजों को भी संभालेगा। आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में, एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान, और बीच में एक छोटा सा पोर्शन जो 48 से अपनी आजादी की बात कर रहा है, बलूचिस्तान, चाइना वहां तक जाएगा अपना वन बेल्ट वन रोड, और भारत उस चीज के ऊपर आगे ऑब्जेक्शन करेगा, ये क्या रहेगा डॉक्टर साहब? देखिए बलूचिस्तान जो है ना, लोग तो वहां के चाहेंगे कि उनको आजादी मिले, क्योंकि वह ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, लेकिन उनके साथ बेचारों के साथ समस्या ये है कि जनसंख्या बहुत कम है, लैंड स्पेस बहुत बड़ी है, तो कोई भी मूवमेंट जब चलता है, या तो कोई बाहर से बहुत बड़ा सपोर्ट दे उसको, या फिर उनकी जो आवाम इतनी जनसंख्या में हो कि वो जो ऑक्यूपाइंग फोर्स हो, इन दिस केस ऑक्यूपाइंग फोर्स इज द पाकिस्तानी आर्मी, उनको 1-to-1 काउंटर कर सके। अब यहाँ तो क्या है कि यहाँ बेचारों के पास ना इतनी जनसंख्या है, ना इतने रिसोर्सेज हैं, प्लस चाइना का निवेश जो उस तरफ से गया है, चाहे उसके पोर्ट्स जा रहे हों, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जा रहे हों, तो मुझे लगता है कि दे हैव टू स्ट्रगल। लेकिन मुझे अपनी जीवन तो नहीं दिखता कि कुछ होगा उनका, क्योंकि पाकिस्तान से तो वो निकल जाते हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान को भी जकड़ रखा है, पाकिस्तान कॉलोनी बन चुकी है चाइना की, और चाइना वहां से एक्सट्रैक्शन करेगा रिसोर्सेज का, क्योंकि बलूचिस्तान में जैसे गैस काफी है, मिनरल काफी है, तो वो सब का भी एक्सप्लॉयटेशन कौन करेगा? उसका एक्सप्लॉयटेशन चाइना करेगा, और विद द हेल्प ऑफ, देखो चाइना की पॉलिसी बड़ी स्पष्ट होती है। चाइना जो है ना, फेल्ड स्टेट्स में बहुत अच्छा काम करता है। कैसे करता है? चाहे वो अफगानिस्तान हो,
चाहे वो अफ्रीका के इतने सारे जो देश हैं उसमें काम करे, चाहे पाकिस्तान में काम करे, क्योंकि इन देशों के अंदर इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं। और या तो फौज बहुत स्ट्रांग होती है तो वो डायरेक्टली आर्मी से बात करता है, जैसे इन केस ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तानी फौज से बात करेगा, इन केस ऑफ अफगानिस्तान तालिबान के साथ ही पार्टनरशिप कर लेगा और उसके साथ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेगा। तो अब तालिबान भी उसको सुरक्षा दे रहा है, उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, उसको अटैक कौन करेगा। इसी तरह से बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स होते हैं अफ्रीका में वो उनके साथ काम करता है, वॉरलॉर्ड्स को वो पैसा भी देता है, उसको हथियार भी देता है, उनको पार्टनर भी बनाता है। तो चाइना ने ये बहुत अच्छी कला सीख ली है कि फेल्ड स्टेट्स में जाओ, उनके रिसोर्सेज निकालो। तो चाइनीज कॉलोनियलिज्म है ना, वो अलग टाइप का था। वो पुराना कॉलोनियलिज्म जो था ना, वह अपनी आर्मी भेजकर आक्रमण करके उसको कॉन्कर करके होता था। दोज टाइम्स हैव चेंज। लेकिन अब क्या है, जो रोग एलिमेंट है विद इन द स्टेट, विद इन दैट कंट्री, उसको वो और भी ज्यादा रोग करता है, उसको और भी ज्यादा वो सशक्त बनाता है, उसको अपना पार्टनर बनाता है। और फिर जो जितना भी संसाधन है उसका जो शोषण या दोहन तो नहीं, शोषण कर सकता है, वह चीन करता है। तो वो बलूचिस्तान में भी करेगा, कर रहा है, अफगानिस्तान में भी यही होना है कि तालिबान विल बी द पार्टनर ऑफ चाइना इन बिजनेस। और बिना एक भी शॉट फायर की, बार मैं बोलता हूं मैं कि नेटो ने इतना $2 ट्रिलियन लगाया अमेरिका अकेले ने, नेटो ने भी अपने लोगों को भेजा, लोग मरे भी सही, इंज्योर भी हुए, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन वहां के मिनरल से कुछ नहीं कमा पाए। बहुत बार अमेरिका ने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। चाइना एक गोली चलाए बिना कर लेगा वो काम। मतलब चाइना एक तरह से साइलेंट रूलर है फिलहाल, और जहां जहां भी पहुंच रहा है नो डाउट उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है, लेकिन 100% सक्सेसफुल है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से भी एक बयान आया है डॉक्टर साहब कि बलूचिस्तान के लीडरशिप से पाकिस्तान सरकार बात करने को तैयार है। अब देखिए उसमें भी डिवाइडेशन आता है कि एक तो वो बलूची लीडर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का हिस्सा है, या वो उनसे बात करेंगे, या वो उनसे बात करेंगे जो रिवोल्यूशनरी इस टाइम में बलूचिस्तान में एक्टिव है और जो अगेंस्ट टू पाकिस्तान आर्मी और उनकी झड़प होती रहती है अक्सर, उनसे बात करेंगे। तीसरा जो उनका एक पॉइंट धड़ा है वो है जो विदेशों में बसा हुआ बलूची है, जो बाहर की कंट्रीज से समर्थन लेने के लिए तैयारी में है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब की वो बाहर से जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है जो बलूचिस्तानी लीडरशिप, क्या वो पाकिस्तान से बात करने को तैयार होगा? देखिए वो बात मुझे नहीं लगता, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है ना, वो तो सरकार जो है जिसको कहते हैं चूरन बांटना, कि हम बात कर रहे हैं और समय को एक्सटेंड करते जाना, वो कर रहे हैं। उससे कुछ नहीं होना है। बलूचिस्तान की धरती का शोषण होना है, वो होता रहेगा। बलूचिस्तान डजंट हैव दोस पावर नॉर दे हैव दोस डेमोग्राफीज कि वो कुछ कर पाए। तो वहां पर एनस्लेवमेंट चलता रहेगा। पहले अकेला पाकिस्तान कर रहा था, अब साइनो पाकिस्तान कोकस करेगा। डॉक्टर साहब जिस तरह से अमेरिका ने साउथ एशियन कंट्रीज पर एक तरह से, मतलब साउथ एशियन पे को तो छोड़िए, पूरी दुनिया पर ये जो हवा बना रखा था सुपर पावर, वो सुपर पावर का पर्दा तो उनका हटता जा रहा है, भले ही हम उन्हें अपने फ्रेंडली कंट्री कहें या जो भी कहें। लेकिन जहां जहां से वो जा रहे हैं वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वहां वहां चाइना कवर अप कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जिस तरह से वो अफगानिस्तान में एंटर करेंगे विद द ज्वाइंट हैंड तालिबान, क्या वो तालिबान को इस्तेमाल करेंगे या तालिबान उन्हें इस्तेमाल करके मूव ऑन कर सकता है? दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करेंगे। तालिबान को चाहिए पैसा, चीन को कमाना है पैसा। तालिबान को चाहिए इन्वेस्टमेंट, चीन को करना है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से और पैसा बनाना है। तालिबान को चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन, जो चाइना उसको दे सकता है, और चाइना को चाहिए अफगानिस्तान में जब मिनरल्स को वो डिग करेगा और या फिर उसका एक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जाएगा तो उसको वहां प्रोटेक्शन चाहिए। तो दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन चलता रहेगा। और जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका ने तो डेमोक्रेटिक नेशंस की नाक कटा दी है। जिस तरह से बगराम एयरवेज को छोड़ा है, एयरबेस को, कि जिसको आप अपना प्राइड मानते थे, उस प्राइड को आप रातों रात छोड़ के भाग गए। तो हमारा अलाई डेफिनेटली है, हमारा अलाई नहीं पार्टनर है। देखो अलाई इज अ डिफरेंट थिंग। अलाई जब होता है कोई भी देश, जब दोनों के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट हो, तो अलाई नहीं कर सकते, जस्ट वी आर पार्टनर्स। और
मनु, मैं हमेशा बहुत क्लियर विजन के साथ बात करता हूँ फॉरेन पॉलिसी को लेकर। देखो, अमेरिका से हमको क्या मीठा है और अमेरिका को हमसे क्या मीठा है। चाइना उनका दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, इसलिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हमारे कल्चर से और हमारे कुजीन से बहुत ज्यादा प्यार हो रहा है या हमको उनका कल्चर बहुत अच्छा लग रहा है। सब बाकी सब बातें, सब लिप सर्विस तो होती हैं देशों के बीच में। अब हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन अमेरिका ही है, क्योंकि हमको चाइना को काउंटर करना, और हमको तो करना ही है, कोई को करे नहीं करे, क्योंकि हमारी 4,000 किलोमीटर की सीमा लगती है उससे। और उसको भी कोई ऐसा सशक्त देश चाहिए। देखो, जापान छोटा सा देश है, ऑस्ट्रेलिया छोटी सी इकोनॉमी है, छोटी सी लैंड इसके भले ही बड़ा होगा, लेकिन उसका ना उसके पास पावर है इतना, ना उसके पास वैसी अर्थव्यवस्था है। तो फाइनली कौन कर सकता है उसको? एक बड़ा सशक्त देश चाहिए इस रीजन के अंदर, वो भारत हो सकता है। और हमको भी टेक्नोलॉजी चाहिए कहीं ना कहीं से, हमको भी P5 में कहीं सपोर्ट लगता है कई बार, तो हमको यूनाइटेड स्टेट्स चाहिए। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स पे भी हम भी कोई ऐसा अंधा दाव नहीं खेलते हैं। हमको जहां रशिया से रिलेशन रखना है हम रशिया से रखते हैं, जहां हमको सोवर्जिनिटी रखनी है फॉरेन पॉलिसी की वो रखते हैं। वी आर नॉट पुटिंग आवर ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि चाइना, तालिबान, पाकिस्तान, इन तीनों को भारत किस तरह से टैकल करके और इक्वेलिटी के ग्राउंड पर ले जा सकता है? क्योंकि देखिए, कल तक हम बात करते थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। 2 साल 3 साल बैक में हम जाए तो हम कभी भी चाइना के लिए दुश्मन जैसा शब्द यूज नहीं करते थे। मोस्टली नेबर, पार्टनर, दोस्त, भाई भाई, वो हिंदी चीनी भाई भाई का तो 60s का नारा रहा। तो लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज पाकिस्तान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, चाइना कर रहा है। तो क्या ये ऐसा भी था कि पर्दे के पीछे कि पहले थ्रू द पाकिस्तान चाइना ही ये सब करवा रहा था, खुद सामने नहीं आ रहा था, खुद एक अलग फेस था। आज वो क्लियर कट सामने आ गया है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म होती जा रही है। कब तक वो उधार के पैसों से एक देश को चलाएगा और आतंक फैलाएगा आसपास? भारत कैसे इन सब चीजों को कोप अप करे, डॉक्टर साहब? क्योंकि मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि वी हैव टू बी रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। और 2.5 फ्रंट इसलिए कहता हूँ कि केवल हमको पाकिस्तान वाला फ्रंट और चीन वाला फ्रंट ही नहीं, हाफ फ्रंट में मैं नेपाल को भी मानता हूँ, हाफ फ्रंट में एज श्रीलंका को भी मानता हूँ कि इस वक्त पड़ने पर ये इनमें से कोई एक भी जो है वो भी बहक सकता है। और हमारे हित उसमें भी। अब बताइए, तंजानिया के इधर भी जो बेस है वो किसको लेके कर रहा है? जो चाइना कोशिश कर रहा है, ताकि वो उधर से हमारा दक्षिण भारत की तरफ नजर रखे। तो आगे ना पीछे वॉर होनी है। वी we must what we should do and what we are doing also, just buy time, develop our resources, develop more, make more powerful of our military। और भी जो होगा वो तो फेस करना होगा। देखो, दोनों एक ही है। जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान आज के समय क्लाइंट स्टेट है, तो क्लाइंट स्टेट को पॉलिसी बताई जाती है कि आपको उसको फॉलो करना है, वो यथावत फॉलो करता है। तो पाकिस्तान इज एनी वे द क्लाइंट स्टेट, श्रीलंका इज एनी वे द क्लाइंट स्टेट इन टूडेज डेट एंड टाइम ऑफ चाइना। तो अंततोगत फाइनली तो वॉर होगी वो क्लाइंट स्टेट को क्यों बोले, चाइना से होगी। और उसमें वो अलग अलग जो थिएटर्स है, भारत भी अलग अलग थिएटर कमांड्स की बात कर रहा है, इसीलिए कि अलग अलग मिलिट्री थिएटर कमांड हो। तो थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि मोबिलाइजेशन समय पड़ने पर ट्रूप्स का और फोर्सेस का हम कर सके। हमको टेक्नोलॉजिकली भी और एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और साइबर स्पेस, इन सब में भी वॉर होगी। अब जो वॉर होगी ना, वो मल्टी डोमेन वॉर होगी। भारत प्रिपेयर कर रहा है और भारत को और तेजी से प्रिपेयर करना होगा। अंततोगत्वा न यूएस लड़ेगा, न कोई लड़ेगा, चीन से लड़ेगा तो भारत ही लड़ेगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि चाहे 8 साल निकले, चाहे 2 साल निकले, चाहे 3 साल निकले, लेकिन इतना वक्त अगर निकलता है और अगर एक वॉर होती है, और वो वॉर होगी आधिपत्य की वॉर, साउथ एशिया में कौन? डेफिनेटली, डेफिनेटली जी। तो डॉक्टर साहब, और उस हालात में हमें वक्त ही खींचना पड़ेगा, नो डाउट। क्योंकि फिलहाल हम चाइना के सामने टक्कर लेने के लिए, भले ही हमारा जज्बा हो, हमारी सेनाएं बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन जब साइबर वॉर की, इंटेलिजेंस की और आपका आर्टिफिशियल नहीं, देखो इसमें भी अलग अलग थिएटर्स है। अगर आप बात करोगे ना बॉर्डर वाला थिएटर, तो हम चीन को हरा देंगे, वहां पर इजीली हरा देंगे।
हमको नेवी को और स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारा जो दक्षिण भारत के इधर का जो एरिया है उधर अगर जंग होती है, यदि जो साउथ चाइना सी के ऊपर वाले क्षेत्र में होती है, तो वहां पर भी हम कैसे काउंटर करें। उसके लिए हमको हमारी नेवल फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना है। ऑलरेडी हमारी एयर फोर्स जो है दैट इज ऑलमोस्ट एट पार विद चाइना, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा वो नहीं है। हमको नेवी पे ज्यादा थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, और जो दूसरे जो डोमेन से, चाहे साइबर हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो, इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो अलग अलग थिएटर की अलग अलग स्थिति है। जैसे हम वेस्टर्न थिएटर जो हमारा है, जो पाकिस्तान के साथ, वहां पर हम काउंटर अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। हम चीन से जो बॉर्डर वाला ईस्टर्न थिएटर है उसमें भी चीन को अच्छी तरह से उनको ब्लिटिंग नोज दे सकते हैं। हमको नेवी पे और काम करना है। और आप ये भी देखिए कि सरकार नेवी पे कंटिन्यू काम कर रही है। डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर इन केस एक तरफ से चाइना फ्रंट खोल देता है और एक तरफ से पाकिस्तान फ्रंट खोल देता है, क्या स्थिति होगी? टू फ्रंट वॉर इज ऑलवेज डिफिकल्ट, लेकिन लड़ेंगे और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए सीडीएस बार बार जो कहते हैं टू फ्रंट वॉर की बात, इसकी परिकल्पना नहीं है, भारत उसकी तैयारी कर रहा है कि हमको वॉर होगी। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि टू फ्रंट भी नहीं, मैं बोलता हूँ कि वी मस्ट प्रिपेयर फॉर 2.5 फ्रंट। You can't trust Sri Lanka or Nepal also. जी, श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे का तो अभी एक बयान भी आया है ना शी जिनपिंग से मिलने के बाद, कि घुटनर पेक्ष की नीति जिसके लिए हम पढ़ते रहे हैं हमेशा ही कि ये भारत की नहीं है तो चाइना की देन है, तो वो भी डामाडोल से होए रहते हैं, कभी इधर का कभी उधर का, सारा फाइनेंस का खेल है। कोलंबो पोर्ट सिटी का जो बिल पास हुआ है, उसने एक तरह से कोलंबो के पास में ही एक पूरी की पूरी प्रोविंस दे दी है चाइना को। हो सकता है वहां पर युआन चलेगा, डेफिनेटली डिजिटल युआन चलेगा। हो सकता है कि चीन अपना पासपोर्ट, जैसे अलग मकाऊ का पासपोर्ट है या हांगकांग का पासपोर्ट है, ऐसा कोलंबो पोर्ट सिटी का पासपोर्ट ले आए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि श्रीलंका इज द क्लाइंट स्टेट। भारत बड़े मेंटेन करके रशिया से भी अपना संबंध रख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी रख रहा है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं चाइना को ही काउंटर करना है। इन माइंड माय वर्ड्स, रशिया आज जो है चाइना से अलग हो जाएगा अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सही हो। रशिया का और चाइना का लाखों वर्ग मील का कॉन्फ्लिक्ट है, लैंड को लेकर बहुत बड़ा एरिया का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसको रशिया ठंडे बस्ते में रखा है क्योंकि उसको ऊपर सैंक्शन है। तो ये तो हम जो अभी भी रशिया के साथ दोस्ताना ताल्लुक रख रहे हैं, चाहे अमेरिका को पसंद हो ना हो, यही सोचकर कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रशिया और चाइना साथ नहीं रहेंगे। ये साथ हैं अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन डाल रखे हैं रशिया पर। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब कि रशिया को चाइना से एज सच वो लगाव नहीं है, और चाइना की बॉर्डर लाइन जिस भी देश से है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो रशिया हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई और हो। यह अलग बात है, आयरन ब्रदर वो जिनका बना हुआ है वो भी तब तक है जब तक उसको पूरा कैप्चर नहीं कर लेते। उसके बाद वो आयरन रहेगा या कौन सा रहेगा वो वही लोग जाने। हम क्योंकि हम लोग इस तरह की ना वोकैबुलरी यूज करते हैं, ना सीना ठोक कर ये बात कहते हैं कि नहीं, वो हम फ्रेंडली नेशंस के साथ, रशिया हमारा ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, इजराइल हमारा ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, यूएस को हम एक तरह से पार्टनर के रूप में ले सकते हैं कि हम दोनों अपने अपने बेनिफिट्स को पहले देखेंगे। US is a flesh market। ये भी कैसे क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं? एवरीथिंग इज फॉर सेल। अगर हम खरीदना सीख लें, all their senators and congressmen, they are for sale, so it's an excellent partner, but you have to buy the flesh। आपने ये वाला वो पॉइंट कह दिया कि अब जो भी, चाहे वो सीआईए हो, चाहे इंटरपोल हो, या जो भी हो, वो जो भी रिपोर्ट्स निकालेंगे वो समझ में आती है कि वो कौन सा धड़ा किस तरफ झुकाव आ रहा है, इस वजह से वो रिपोर्ट्स आ रही है। अदरवाइज वो सालों साल जो ठंडे बस्ते में पड़ी रही है, तो वाकई वो फ्लैश मार्केट है। अरे नहीं, ये बताओ ना मुझे मनु कि $150-250 में जो पेड डिनर विद कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स जो होता है, अब क्या बोलोगे? फिर तो जब $150-250 तक का ये हो सकता है, जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो, तो फिर तो ये तो दे आर ओपन फॉर सेल। बिल्कुल बिल्कुल, लॉबिंग लीगलाइज्ड है, लीगलाइज है भी डॉक्टर साहब वहां पे, और यही वजह है कि उनके इलेक्शन कैंपेन में टेबल सेल आउट होती है। नहीं, मैं वही कहता हूँ मनु कि अमेरिका इज एन एक्सीलेंट पार्टनर इफ यू कैन परचेज इट, इफ यू लर्न द आर्ट टू परचेज इट, इट्स एन एक्सीलेंट पार्टनर।
चलो भारत को जैसे जैसे इजराइल ने कर रखा है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कर रखा है, दे हैव लर्नड हाउ टू परचेज यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। थोड़ा सा बस ये है कि भारत थोड़ा सा मोरालिटी पे ज्यादा ध्यान देता है, तो वो हर चीज खरीदने को भी तैयार नहीं होता, वो भी थोड़ा सा सिलेक्टिव है इस चीज के लिए। लेकिन वक्त आने पर, हाँ मतलब वक्त आने पर भारत को समझौता नहीं करना चाहिए, खरीदना पड़े तो खरीद ले वो उस चीज के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतना। नहीं, लेकिन एक बात बोलूं बनू, ये गवर्नमेंट बड़ी प्रैक्टिकल है, मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट प्रैक्टिकल है, अगले शो में हम इसी पर बात करेंगे डॉक्टर साहब। वैसे तो हम तालिबान पे बात करेंगे, लेकिन भारत का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे उस पे कि आज तो खैर हमने बात की कि हाँ किस तरह से भारत टैकल करे, और आपने बहुत क्लियर मैसेज दिया कि सबको अपने हितों को मद्देनजर रखते हुए, और भारत में वो काबिलियत भी है, वो रख सकता है, बस उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, जिसमें अभी भी वो ये सोचता है कि दुनिया भर में जो हमारा एक फेस है कि अहिंसा के पुजारी, हम अभी भी उस टैग को संभाल के रखना चाहते हैं। जिस दिन हम उस टैग को हटाना शुरू कर देंगे, उस दिन रूपरेखा ही बदल जाएगी पूरी की पूरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं बोलूंगा इसमें थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, ठीक है वो सब जितने भी टैग है ना, बाय योर टाइम, वी हैव टू बाय आवर टाइम। और इस बीच में हिंदुस्तानियों को देखो, मैं भी अभी सुबह की 3:30 बज रही है, हिंदुस्तानियों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। 16 से 18 घंटे तक काम नहीं करेगा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे देश के मालिक जो है वो इस देश की आवाम है। मेरे देश के मालिकों से मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ, 16-18 घंटे काम को लो 10 साल, क्या अमेरिका और क्या चाइना, सबको पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। और जो मिडनाइट लैंप्स होते हैं, एक्चुअली रोशनी भी उन्हीं को मिलती है। अभी देखिए 3:30 बजे इंडिया में हो रखे हैं, मेरे पास भी अभी रात के 11 बज गए हैं आयरलैंड में। हम लोग जगे हुए हैं, इसलिए जगे हुए कि हम भारतीय हैं, ये भी एक बात है डॉक्टर साहब। भारतीय हैं, जगे हुए हैं, डिफरेंट टाइम जोन में है, उसके बावजूद भी हम लगातार इस कोशिश में हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भारत के अंदर हमारे अपने देशवासियों तक जाए, कि जब तक हम अपने देश के, अपने नेशन की बिल्ड के लिए काम नहीं करेंगे ना, खुद को छोड़ के, तब तक भारत यूं ही स्ट्रगल करता रहेगा। लेकिन आज हम स्ट्रगल से बहुत आगे हैं, बहुत बेहतर स्थिति में है। बस जरूरत इतनी है कि आज का जो यूथ है हमारा, वो थोड़ा सा और मेहनत कर ले। बस जी, यूथ की जरूरत है मेहनत की। हमारे बुजुर्ग हैं, वो पॉलिसीज बनाते रहे, नो डाउट, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो बनाए। यूथ एक्सपेरिमेंटल रहे और मेहनत करे। तो इसी के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट डॉक्टर साहब। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर साहब। तो वर्ल्ड 360 विद मनु में ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि हमारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। आज हमारा जो विषय था कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 100 साल पूरे किए हैं, उसके साथ ही तालिबान ने, पिछले एपिसोड में भी डॉक्टर साहब ने ये क्लियर किया था कि आने वाले वक्त में चाइना अफगानिस्तान में जाएगा। और आज के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान ने ऑफिशियली वेलकम किया है इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हुए। और आप समझ लीजिए कि 85% एक तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को कवर अप कर लिया है। उसके साथ ही हमने आज बात की कि पाकिस्तान, चाइना और तालिबान क्या मिलकर इस एरिया में एक तरह से इसको रूल करेंगे, और भारत उनको किस तरह से टैकल करेगा। भारत इस वक्त, भले ही हम पीस की दुहाई देते हो, हम अहिंसा के पुजारी हो, चाहे कुछ भी हो, हकीकत ये है कि हमें इस वक्त स्थिति, हमारे चारों तरफ एक भी हमारा नेबरिंग कंट्री ऐसा नहीं है जिससे हम शांति की उम्मीद कर सके। तो इसी वजह से भारत को हर फ्रंट पर, भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी, सभी सीमाओं पर चुस्त और मुस्तैदी से हमारी सेनाओं को खड़ा होना होगा। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें भारत के लिए सरवाइव करना है या खुद के लिए सरवाइव करना है। जब तक आप अपने अंदर अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं, आप उस चीज को एडमिट नहीं करते हैं, छोटे छोटे इस तरह की बातों में नहीं फंसते हैं कि नहीं हमें वंदे मातरम कहने के लिए ये किया जा रहा है या वो किया जा रहा है, आप उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। वो देश के भीतर की लड़ाई, आप अंदर लड़ सकते हैं, लेकिन बाहर के दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आपको एक मंच पर आना ही होगा, चाहे आप सहमत हो चाहे असहमत हो। आप भारतीय हैं और भारत के लिए आपको जरूर एक मंच पर खड़ा होना होगा। वर्ल्ड 360 विद मनु में आज इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं नए सब्जेक्ट और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ।